लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने सबसे पहला मेथड जो किया था वो था ऑब्जर्वेशनल मेथड, एंड द सेकेंड वाज एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने आधा समझ लिया था, तो बाकी का मैं इस क्लास में पूरा करवाऊंगी, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड याद दिला देती हूँ क्या है, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ चुका था। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने की कोशिश करता है। मतलब दो वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल है जो कि कॉज है और कौन सा वेरिएबल है जो कि इफेक्ट है, और इन दोनों के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम एक वेरिएबल को कंसीडर करें अग्रेशन, और दूसरा वेरिएबल जो है हमारा वो है अग्रेसिव कंटेंट। सो अगर मैं ये बोल रही हूं कि अग्रेसिव कंटेंट की वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है, तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। और इसमें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ लिया था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम मैनिपुलेशंस करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके इंडिपेंडेंट की मैनिपुलेशन का रिजल्ट जिसके ऊपर हमें दिखता है। तो एक तरीके से अगर एक ग्रुप को मैंने अग्रेसिव कंटेंट दिखाया है फॉर अ मंथ और दूसरे ग्रुप को मैंने नहीं दिखाया है, तो अग्रेसिव कंटेंट क्या हुआ, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और उसकी वजह से उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, अग्रेशन पर आ रहा है, तो वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। दिस इज व्हाट वी कवर्ड टिल लास्ट क्लास, ओके। ओके, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक एक्सपेरिमेंटर यूज कर रहा है, चूज कर रहा है, क्या वही एक वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, तो उसका आंसर है नो। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिसर्चर है वो बाकी वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसने बाकी वेरिएबल्स को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं चूज किया। वो सिर्फ अग्रेसिव कंटेंट से रिलेटेड ही उसमें ही इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने अग्रेसिव कंटेंट को चूज किया। बट देयर कैन बी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन अफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है और कैन बी एक तरीके से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही जो ग्रुप्स है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होते हैं, उसमें भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। यहीं से ही करना था ना हमें, ठीक है, ओके। सो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ये दो तरीके के ग्रुप होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, विच इज एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप जो होता है, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट except the independent variable is absent. So एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम इसको एक्सपोज करवाते हैं, कंट्रोल ग्रुप में बाकी सब कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा ही होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बस मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तुम लोग आइडेंटिफाई करना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा और कंट्रोल ग्रुप कौन सा है। तो सपोज करते हैं यही अग्रेशन वाला ही मैं कंटिन्यू करती हूँ कि अग्रेसिव कंटेंट की वजह से अग्रेशन बढ़ रहा है। अब मैंने एक ग्रुप को एक महीने तक अग्रेसिव कंटेंट ही कंज्यूम करवाया है, दूसरे ग्रुप को मैंने अग्रेसिव कंटेंट की बजाय बाकी सारा कंटेंट कंज्यूम करवाया।
ठीक है, अब तुम मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ विच वन, फर्स्ट वाला ग्रुप या सेकेंड वाला ग्रुप एक्सपेरिमेंटल है या कंट्रोल है, और सेकेंड वाला एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वाला जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है क्योंकि उनको मैंने अग्रेसिव कंटेंट दिखाया है, और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अग्रेसिव कंटेंट ही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा अग्रेशन। ठीक है, और दूसरे वाले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव कंटेंट नहीं था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। ठीक है, एयर कंडीशन रूम्स हैं, खाना टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ वैसा है जैसा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एब्सेंट होगा। क्लियर हुआ? अब जो इस पे क्वेश्चन आता है वो यूजुअली डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अलावा आइडेंटिफाई करना आ सकता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल देकर आइडेंटिफाई करवाया, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, ओके, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, वो हम करते हैं रैंडमली। ठीक है, रैंडमली एक तरीका है, एक मेथड है जिससे क्या होता है, हर इंसान को एक चांस मिलता है कि वो या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जा सकता है या कंट्रोल ग्रुप में जा सकता है। तो हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि रैंडमली ही करना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ लड़के इसमें डाल दिए और लड़कियां इसमें डाल दी तो इट विल बिकम एवरीथिंग अबाउट जेंडर। ठीक है, तो इसलिए हमें रैंडमली सेलेक्ट करना होता है, और रैंडमली हम क्यों मेथड यूज करते हैं इसका हम आगे चलकर भी समझेंगे, दैट देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से हम रैंडमली मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने दे रखी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन यही लिखनी है। बिल्कुल हो सकता है, हम उनके ऊपर नहीं, मतलब फिर इट वो टेस्टोस्टेरोन वाली बात भी है, और फिर वो जेंडर रेलिवेंट हो जाएगा ना, सिर्फ जेंडर बायस हो जाएगा, सॉरी, ये भी है। और इसके अलावा हम रैंडमली इसलिए भी यूज करते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास में लड़का और लड़कियां दोनों हैं पार्टिसिपेंट्स में, लेकिन सपोज करते हैं कि एक दो चार हमारे पास में ग्रुप्स आए हैं, वो लड़कियों के ग्रुप्स हैं और लड़कों के ग्रुप्स हैं। अब अगर हम एक ही ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेज देंगे और कंट्रोल ग्रुप में भेज देंगे, मतलब एक ग्रुप हमने यहाँ भेज दिया दोस्तों का, एक ग्रुप हमने यहाँ भेज दिया दोस्तों का, तो क्या हो सकता है, एक बायसनेस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को सेपरेट रखना ज्यादा समझते हैं, सही समझते हैं, या फिर रैंडमली उनको हम सिलेक्ट करते हैं कि सपोज चिट्स डाल ली, ओके, अब जो चिट आएगी वो ए में जाएगा, अब जो चिट आएगी वो बी में जाएगा, इस तरीके से हम रखते हैं। ठीक है, okay, now next question is what are all the variables that need to be controlled in an experimental method। हमने बोला कि और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल्ड रखते हैं, जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें कंट्रोल रखना पड़ता है? फर्स्ट इज ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स। अब ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स वो होती हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, ये सब आ जाता है ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अगर एक इंसान एंग्शियस है तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, तो हमें इस चीज को कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास में, क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा तो कलेक्ट कर ही चुके हैं, उनका डेमोग्राफिक डेटा और जो साइकोलॉजिकल डेटा है, तो अगर हमें समझ में आ गया कि सपोज करते हैं कि मेरे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एंशियस हैं या फिर डिप्रेस हैं, बेसिकली किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर के पीड़ित है,
तो मैं एक बैलेंस क्रिएट करके चलूंगी कि आधे इसमें चले जाए और आधे इसमें चले जाए, ताकि दोनों जगह कांस्टेंट हो जाए चीजें। क्लियर हुआ? ओके। हाँ, कि मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा डाल दिया और वहां पे कम डाल दिया तो फिर वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट इज सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया। अब हमें बहुत बारी गर्मी की वजह से या जब भी हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं तो हमें गुस्सा ज्यादा आता है, तो हमें वो वेदर कंडीशंस जो हैं, तो मतलब जो टेम्परेचर है, क्योंकि लेबोरेटरी में कंडक्ट हो रहा है तो हमें टेम्परेचर दोनों ग्रुप्स का सेम रखना पड़ेगा। नॉइस लेवल हमें दोनों ग्रुप्स का, अगर नॉइस वाली चीज रखनी है तो वैसे तो नॉइस को हमें एलिमिनेट ही करना है, तो हम नॉइस कंट्रोल डालेंगे दोनों ही ग्रुप्स में। तो जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि हमें कांस्टेंट रखने की जरूरत है, वो सारी आ जाती है सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सीक्वेंशियल वेरिएबल। सीक्वेंशियल वेरिएबल्स जो हैं, अब जो सीक्वेंशियल रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है व्हेन द पार्टिसिपेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड ऑन सेवरल कंडीशंस। बहुत बारी क्या होता है, जैसे अगर आसान भाषा में समझाऊं, सीक्वेंशियल वेरिएबल का मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कि जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ड्वेक की स्टडी हमने पढ़ी थी कि उसने 1 महीने तक मैथ्स की प्रॉब्लम्स बच्चों को करवाई थी। तो सपोज करते हैं वही स्टडी का अगर हम एग्जांपल लें, तो सपोज करते हैं कि 10 असाइनमेंट बच्चों को दिन के सॉल्व करने हैं। तो अब बच्चे को बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगा, वो थक जाएगा बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 में डिवाइड कर देंगे, या फिर 5 सुबह कर लो 5 शाम को कर लो, तो बीच में एक गैप आ गया। तो ये होता है सीक्वेंशियल वेरिएबल, दैट इज फटीग। इसके अलावा ये भी एक हो सकता है कि बहुत बड़ी बच्चे जो है सीक्वेंस का रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर कोई चीज हो रही है तो उसका उन्होंने सीक्वेंस रट लिया। तो क्या है, अगर उन्होंने सीक्वेंस रट लिया तो उनको पता है कि नेक्स्ट चीज में उनको क्या करना है, जिसकी वजह से अगेन मेरे जो डेटा है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो मुझे इस चीज को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मुझे इस चीज को भी कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा कि ना ही बच्चों को फटीग हो या लोगों को फटीग हो, और ना ही ये सीक्वेंस वाली चीज आए। ठीक है, so these are the variables that we need to control in an experimental method. Next is what are the various control techniques to control relevant variables. अब हम बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल्स हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जिनसे हम इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लें। ठीक है, अब हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको मिनिमाइज करना है हमें। ठीक है, तो जो बेस्ट वे है इस प्रॉब्लम का, जो बेस्ट सॉल्यूशन वो है कि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को एलिमिनेट ही कर दें। जैसे मैंने बोला कि नॉइज को तो हमें एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, हंगर को तो हमें एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम एलिमिनेट ही कर दें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं। जैसे एलिमिनेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें उन्हें कांस्टेंट रख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने डिप्रेशन वाली जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने क्या किया, कांस्टेंट रखा दोनों ही ग्रुप्स में, कि अगर मेरे पास में 10 पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स के पीड़ित हैं, तो 5 को मैंने एक्सपेरिमेंटल में डाला, 5 को मैंने कंट्रोल में डाला, जिससे वो दोनों ही जगह पे कांस्टेंट हो गए, तो मेरा डेटा कंटेमिनेट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये है। इसके अलावा ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल को हमें वो करने के लिए, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए जो है हम मैचिंग यूज करते हैं। मैचिंग एक मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिस्मिक जो वेरिएबल्स हैं वो फियर है, मोटिवेशन है, या फिर जो बैकग्राउंड वेरिएबल्स हैं, बैकग्राउंड वेरिएबल्स मतलब बच्चे रूरल या पार्टिसिपेंट्स रूरल या अर्बन
स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट से या किसी पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, बैकग्राउंड वेरिएबल्स हैं, जो कि ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स और बैकग्राउंड वेरिएबल्स में ही आता है। तो दोनों के लिए हम मैचिंग यूज करते हैं। मैचिंग में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज होगी कि जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास में 10 लोग हैं, अगेन 10 लोग हैं मेरे पास जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और 10 लोग हैं मेरे पास जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं 20 लोगों पर ही अपनी स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, जो कि ऐसा नहीं होता है। मैं सैंपल छोटा रख रही हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो अगेन मैं 5 रूरल लोगों को इसमें डालूंगी और 5 को इसमें डालूंगी, ठीक है। तो ये हुई मैचिंग। कांस्टेंट वाली बात, अब तुम बोलोगे कि मैम कांस्टेंट और मैचिंग में फिर फर्क ही क्या हुआ, दोनों का सेम ही चीज है, लेकिन कांस्टेंट में हमने क्या बोला है, हम नॉइज को कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि मेरी जहां लेबोरेटरी है वहां पे बहुत ज्यादा शोर है, मैं नहीं कर पा रही हूँ उसके बारे में कुछ भी, तो मैं दोनों ही ग्रुप्स को शोर दूंगी ताकि अगर शोर का कुछ अफेक्ट आना भी होगा तो वो दोनों ग्रुप्स में आ जाए, तो मेरा डेटा कंटामिनेट नहीं होगा। अगर मेरे पास में हार्श वेदर कंडीशन है, मतलब अगर मेरे एक ग्रुप को एसी नहीं मिल रहा है, तो मैं दूसरे ग्रुप के लोगों को भी एसी नहीं दूंगी ताकि दोनों ही ग्रुप को जो कंडीशंस मिले वो कांस्टेंट मिले, सेम मिले। एंड मैचिंग में हम ये लोगों के लिए यूज करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज करते हैं कि अगर मेरे पास 20 लोग हैं ऐसे, तो मैं 10 को इसमें डालूंगी, 10 को इसमें डालूंगी। क्लियर हुआ? ठीक है। सीक्वेंस इफेक्ट जो है, जो सीक्वेंशियल वेरिएबल है, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग जिसका एग्जांपल मैंने साथ साथ ही दे दिया था कि जैसे अगर 10 असाइनमेंट्स मुझे रोज के करवाने हैं, तो मैं 5 दिन में करवा लूं, 5 में रात को करवा लूं, या फिर उसको 2 दिन में डिवाइड कर दूं, 5 एक दिन करवा दिए, 5 एक दिन करवा दिए, ठीक है। इसके अलावा कि बच्चे सीक्वेंस लर्न कर लेते हैं, तो मुझे हर असाइनमेंट जो बनाना पड़ेगा वो नए क्वेश्चन से बनाना पड़ेगा, या फिर उनका सीक्वेंस चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे सीक्वेंशियल इफेक्ट को भी हम ट्रीट कर लेंगे। ओके। रैंडमली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रैंडमली हम यूज करते हैं ताकि दो ग्रुप्स के बीच में ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर तरीके के लोग जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले गए, एक पर्टिकुलर तरीके के लोग जो है वो कंट्रोल ग्रुप में चले गए, इसलिए हम लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं फॉर दी एक्सपोजर ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन और कैन बी अ 1 मार्कर ऑल्सो, कि तुमसे काउंटर बैलेंसिंग पूछ लिया या तुमसे मैचिंग पूछ लिया, या फिर तुमको सिचुएशन दे दी कि ओके ये सिचुएशन है, अब बताओ इसमें कौन सी टेक्निक फिट बैठेगी, और उस टेक्निक को फिर तुम्हें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। एंड आई डोंट नो इफ आई हैव मेंशन्ड दिस अर्लियर, बट अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अगर इसी का ही अगर हम एग्जांपल लें कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको बता दिया कि ये वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट रखने हैं या कंट्रोल करने हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, पहले टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर एंड में उस पर्टिकुलर आंसर को सिचुएशन से कनेक्ट जरूर करना है कि जैसे देखो यहाँ पर ये वेरिएबल्स थे, अब इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो आपने एंड में जो है सिचुएशन को आंसर से कनेक्ट कर दिया। उसका आधा नंबर होता है या 1 नंबर होता है, डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। कनेक्ट नहीं करोगे तो वो आधा या 1 नंबर काट लेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फील्ड वर्सेस क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से ही समझना। अब बहुत बारी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो हम फील्ड में, बेसिकली वो मैं लेबोरेटरी में नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अगर मुझे जानना है कि बच्चों का स्कूल में बिहेवियर कैसा होता है, अब स्कूल में लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी है,
ग्राउंड भी है, कैंटीन भी है, मैं सब कुछ तो लेबोरेटरी में खड़ा नहीं कर सकती। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे फील्ड में जाके अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाऊंगी और अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगी या फिर अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है, दिस इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। एक बारी मैं रीड कर देती हूँ, कोई भी चीज मुझे ऐसी लगेगी एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आई विल इलैबोरेट। So, field experiment, if a researcher wants to have high generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he or she may go to the field or the natural settings where the particular phenomena actually exist. In other words, he or she may conduct a field experiment. इन्होंने बाकी एग्जाम्पल दे रखा है। सो यस, एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने लर्निंग सेशन का, जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाया है। दिस इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में आप रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी लेबोरेटरी तो है नहीं, मैं किसी और के प्रेमिसेस में जाकर अपना डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। मैं कितने वेरिएबल्स को रोक लूंगी? सिंगल हैंडेडली मैं नहीं रोक सकती। इसलिए सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को जो है, पहले तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने में मुझे बहुत टाइम लग सकता है, उसके बाद में रोज का आना जाना टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को हायर करना पड़ेगा। लेबोरेटरी में मेरे पास अगर 2 रूम्स हैं, 2 रूम में मैं काफी हूँ या मेरे साथ में एक और इंसान काफी है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड वी हैव कॉस्टली एक्सपेरिमेंट। कॉस्टली एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, we do not manipulate the independent variable, rather we select an appropriate independent variable। ठीक है, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा है। सो कॉस्टी एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं, हम एक एप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जानना है कि सपोज अर्थक्वेक में उन बच्चों की डेवलपमेंट किस तरीके की होती है, या उन बच्चों की डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आता है जिन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट में अपने पेरेंट्स को खो दिया। मुझे ये जानना है। ठीक है, अब मैं किसी के पेरेंट्स मार तो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे बच्चों को उठाऊंगी जिन्होंने किसी ट्रॉमेटिक इवेंट में अपने माँ बाप को खो दिया, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों को उठाऊंगी जिन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट फेस तो किया लेकिन अपने माँ बाप को नहीं खोया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज किया है रादर देन मेकिंग अ मैनिपुलेशन। क्लियर हुआ? सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, विद दिस experimental method is over. Now we are going to discuss the advantages and disadvantages of experimental method. अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर आप एक अच्छा, क्योंकि आपको याद होगा कि हमें ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होता है अपनी स्टडी का, तो अगर आपने एक अच्छा वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत बढ़िया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो निकाल कर देगा। बट अगर उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा डेटा कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एडवांटेज सबसे ज्यादा यही है कि बहुत अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको मिल सकता है अगर आपने डिजाइनिंग सही करी है अपने एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि हर चीज जो है, एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन कंडक्टेड इन हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन। लेबोरेटरी में हम हर चीज कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जो सिचुएशंस हैं जो हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर देते हैं सारी चीजों को कंट्रोल करके, वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में अगर मुझे देखना है कि अग्रेशन क्यों बढ़ रहा है, तो अग्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, किसी इंसान को भूख लगने की वजह से गुस्सा आ रहा है, इसके अलावा वो अग्रेसिव कंटेंट भी पिछले 2 महीने से कंज्यूम कर रहा है, इसके अलावा वो क्राइम पेट्रोल देख रहा है,
जिसकी वजह से उसका अग्रेशन बढ़ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट लेबोरेटरी में क्या है, हर चीज कंट्रोल्ड है। तो रियल वर्ल्ड में हर चीज इतनी कंट्रोल्ड नहीं होती है, ठीक है। दिस इज अ डिसएडवांटेज एंड दैट इज व्हाई एक्सपेरिमेंटल मेथड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस रीजन। जो रिजल्ट्स हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड में आते हैं उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशंस, इतनी कंट्रोल्ड सिचुएशंस नहीं होती हैं। हम बोल सकते हैं दैट इट हैज लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड में सेम बात है, दूसरे तरीके से दे रखी है। नेक्स्ट जो है कि हमेशा जरूरी नहीं है या हमेशा हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम हर फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली पढ़ पाए। जैसे हमने ये ट्रॉमेटिक इवेंट वाली बात देखी, या फिर अगर हमें ये जानना है कि मतलब न्यूट्रिशनल लेवल और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप है। अब मैं बच्चों को मेल न्यूट्रिशन तो नहीं बना सकती ना, तो अगेन मैं हर चीज को लेबोरेटरी सेटिंग्स में नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे लिए फीजिबल नहीं है, अनदर डिसएडवांटेज। इसके अलावा हर रेलिवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना एक एक्सपेरिमेंटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बारी तो हमें पता भी नहीं होता है कि और कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। बाकी का जो है थर्ड मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।